गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का क्लास 10th का पढ़ रहे थे। लाइफ प्रोसेस में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, यानी रिस्पिरेशन का ये चैप्टर था जिसमें हम लोग पढ़े ग्लूकोज का ब्रेक डाउन अलग अलग किस किस प्रोसेस से होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट रिस्पिरेशन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन में लास्ट हम लोग देखें कि एनर्जी किस टाइप से बनता है। तो एनर्जी जो बनता है वो एटीपी के रूप में सारे सेल में उनके माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के वो स्टोर होता है, और ये एटीपी एक तरह से स्टोर होकर के रहता है। जब इसको सेल को ज़रूरत होता है तो वो एनर्जी एटीपी प्लस फॉस्फेट के रूप में वो रिलीज करता है, यानी एडीपी यानी एडिनो डाइफॉस्फेट प्लस पी यानी फॉस्फेट के रूप में एनर्जी को वो टूट जाता है। एटीपी होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, यानी जिसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, और एडीपी यानी जिसमें 2 फॉस्फेट होते हैं, डाई। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एटीपी किस रूप में टूटता है, एडीपी प्लस फॉस्फेट के रूप में, और एक फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल में हम लोग देखते हैं कि 30.5 kg पर मोल में जूल एनर्जी वो रिलीज करता है, यानी इस टाइप से एनर्जी ये रिलीज करता है। और इस एनर्जी को कब वो रिलीज करता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी भी हम लोग किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या यूज़ करते हैं, जैसे टॉर्च वगैरह हो गया, तो उसमें क्या होता है कि पावर ज़रूरत होता है, चाहे वो लाइट के लिए हो या घर में जैसे हम लोग देखते हैं बल्ब फैन वगैरह के लिए, तो उसमें एनर्जी यूज़ होता है, तो वो बैटरी से चलता है या फिर बिजली से, तो एनर्जी यूज़ होता है। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बॉडी में जो सेल होता है उस सेल को एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में वो स्टोर रहता है। और ये कब जरूरत होता है सेल्स को, तो सेल को वेरियस अलग अलग तरह के जब उसमें एक्टिविटी होती है तो उस एक्टिविटी में वो उस एनर्जी को यूज़ करता है। जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं अलग अलग तरह का सेल्स का दिया हुआ है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ में सेल्स को एटीपी की ज़रूरत यानी एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं प्लांट रिस्पिरेशन। प्लांट रिस्पिरेशन में आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के बुक से Since the aerobic respiration pathway depend on oxygen, जैसे हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े कि जो रिस्पिरेशन होता है वो अलग अलग तरह का होता है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। तो एरोबिक में हम लोग जैसे देखे थे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो ऑक्सीजन का प्रेजेंट में होता है, तो ये चीज़ एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन का ज़रूरत होना ज़रूरी है। जैसे हम लोग जो भी वर्क देखते हैं वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की कितना ज़रूरत है। अगर कोई हम लोग हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क में ऑक्सीजन का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो उतना अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का कमी देखते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग ऑक्सीजन है। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमाटा, जैसे हम थ्रू द स्टोमाटा, जैसे हम लोग देखते हैं कि एनिमल्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरह से प्लांट में भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। और वो गैसेस का एक्सचेंज कैसे करता है, तो स्टोमाटा के थ्रू से। स्टोमाटा के थ्रू से वो गैसेस का एक्सचेंज कैसे करेगा, तो इसमें वो क्या करता है कि ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है। और वो स्टोमाटा कहाँ पे रहता है, तो लीव्स में
स्टोमाटा रहता है। इसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में स्टोमाटा के बारे में पढ़े थे। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कांटेक्ट विथ एयर। जैसे जितने भी स्टोमाटा होते हैं उसमें पोर रहते हैं, वो पोर के थ्रू से वो क्या करते हैं, उस एयर के साथ वो कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन एयर। और ये किस प्रोसेस होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस होता है। दे कैन गो इनटू cells or away from them and out into the air. The direction of diffusion depend upon the environmental condition and the requirements of the plant. और ये जो डिफ्यूज़न है वो डिपेंड किस पे करता है? इन्वायरमेंटल कंडीशन पे और रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, यानी कितना उस इन्वायरमेंट में किस तरह का इन्वायरमेंट है और कैसा कितना प्लांट को ज़रूरत है, तो वो डिपेंड करता है उसके इन्वायरमेंटल कंडीशन पे और उसके ज़रूरत पे। एट नाइट, जैसे हम लोग देखते हैं कि दिन के समय में जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी रिलीज़ करता है उसका वो यूज़ कर लेता है, लेकिन साथ में ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज़ करता है, और ये ऑक्सीजन हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस ऑकरिंग, यानी रात को जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो वो क्या होता है, उसका CO2 वो यूज़ नहीं कर पाता है। जब CO2 यूज़ नहीं होता है तो CO2 क्या करता है? रिलीज़ करता है। यानी एक जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते होंगे कि ये बोला जाता है रात के समय में किसी भी प्लांट के नीचे में नहीं रहना चाहिए। तो ये रीज़न क्या है कि रात के समय में वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि डे टाइम में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, लेकिन रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो वो उसको यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। CO2 elimination is the major exchange activity going on, and during the day CO2 generated during the respiration is used up for photosynthesis and hence there is no CO2 release। और जब वो दिन में क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसमें वो CO2 को यूज़ कर लेते हैं, इसलिए दिन के समय में वो CO2 रिलीज़ नहीं करते हैं। एंड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। और उस टाइम वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा करने के बाद ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इसलिए दिन के समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है और रात को कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स, और ये सिर्फ प्लांट में ही है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एनिमल्स के। एनिमल्स हैव इन evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced। और दिन जैसे हम लोग देखते हैं कि प्लांट क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। सेम प्रोसेस में जस्ट अपोजिट में एनिमल्स का है कि वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और ये चीज़ इन्वायरमेंट में जाता है और ये एक्सचेंज एक दूसरे में वो चेंजिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट, terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water। जैसे हम लोग देखते हैं एनिमल्स, जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर अदर एनिमल, वो सब के सब क्या करते हैं कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं, और वो ऑक्सीजन क्या होता है उनको ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए वो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यही चीज़ जब हम लोग देखते हैं कि वाटर में रहने वाले, यानी जो वाटर में रहने वाले जैसे आपका फिश वगैरह हो गए, वो जो ये ऑक्सीजन यूज़ करते हैं वो डिज़ोल्व वाटर में, यानी वाटर में जितना भी घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, तो उस ऑक्सीजन से ही वो अपना काम चलाते हैं।
since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मिलता है वो ऑक्सीजन का प्रतिशत परसेंटेज जो वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है दोनों में क्या होता है कि डिफरेंट होता है। यानी जो एयर में मिलेगा उसमें ज़्यादा परसेंटेज होता है ऑक्सीजन का, लेकिन जो डिसॉल्व वाटर में होता है ऑक्सीजन वो क्या होता है कम से कम होता है। तो यानी एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में वो कम होता है। द रेट ऑफ breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organism। यानी अगर हम लोग कंपेयर करें, एक क्वेश्चन भी इसमें बनता है कि व्हाई द aquatic animals breathing is fast। यानी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका ब्रीदिंग फास्ट क्यों होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं आगे। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें एक्वेटिक एनिमल्स का, तो एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग क्या होता है फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, क्योंकि जैसे हम लोग देख इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हम लोग को एनर्जी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग ऑक्सीजन का भी उसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन का जब ज़्यादा यूज़ होता है तो हम लोग उसमें जो ब्रीदिंग है हम लोग का वो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है फास्ट हो जाता है। तो सेम प्रोसेस में यहाँ पे है कि जब हम लोग देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स को पानी में कम से कम ऑक्सीजन मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश में क्या करता है ब्रीदिंग को फास्ट करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कम समय में ले सके। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उनमें ब्रीदिंग फास्ट होता है कंपेरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सपोज fishes take in water through their mouths and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स है वो अलग है, जबकि अगर हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स में देखें तो एक्वेटिक एनिमल्स में सपोज फिश का तो उसमें अलग प्रोसेस में होता है क्योंकि वो डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है उसको वो एक्सेप्ट करता है। तो उसमें वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को वाटर से अलग करना पड़ता है, उसके लिए उसमें क्या होता है गिल्स बने होते हैं जो क्या करते हैं कि वाटर और ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके वो ब्लड में पहुँचाते हैं। यानी वो डिज़ोल्व वाटर से डिज़ोल्व ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं। एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर फॉर द रिस्पिरेशन। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं वो डायरेक्ट यूज करते हैं एटमोसफियर से। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। ऑल दिस ऑर्गन्स हैव ए स्ट्रक्चर दैट increase the surface area which is contact with the oxygen rich atmosphere। और वो उसमें एटमोसफेयर में क्या होता है ऑक्सीजन का अमाउंट रीच होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है ताकि वो आसानी से उसको ले ले। सिंस द exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate। In order to protect this surface, it is usually placed within the body, so there have to be passes that will take air to this area। In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ये प्रोसेस बना होता है ताकि वो आसानी से, और एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गैसेस रहते हैं तो वो आसानी से ऑक्सीजन को इन कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। तो ये प्रोसेस में
वो आसानी से कर लेते हैं कंपेरिजन टू फिशेस यानी एक्वेटिक एनिमल्स। तो आज के क्लास में हम लोग प्लांट रिस्पिरेशन के बारे में पढ़े, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ह्यूमन रिस्पिरेशन, यानी ह्यूमन में रिस्पिरेशन किस प्रोसेस में होता है और कैसे होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे में पढ़ेंगे। थैंक यू।